क्या आप इसको गुलामी मानेंगे? शासन फिर भी राजा के नाम से चलता था। 1857 की क्रांति से पहले ग्वालियर रियासत और उन सबके अपने अलग सिक्के चलते थे, ठीक है। अगर हम गुलाम होते तो एक ही सिक्का चल रहा होता, एक ही झंडा चल रहा होता, एक ही सेना चल हो रही होती, ठीक है ना। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं से लिखित संविधान के विकास की शुरुआत हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत भ्रष्ट कंपनी थी, और भ्रष्ट कंपनी थी या नहीं थी, लेकिन इसके लोग बहुत भ्रष्ट थे। क्योंकि कंपनी कभी भी प्लासी के युद्ध के बाद कभी भी प्रॉफिट में गई नहीं, कभी उसने लाभ कमाया ही नहीं, हमेशा नुकसान में रही। और भ्रष्टाचार उसमें बहुत ज्यादा था। भ्रष्टाचार क्या था? हमको ये रियासत का वो रेजिडेंट बना दो, हमको वहां का बना दो, इतना पैसा ले लो, इतना दे दो, नजराना और फलाना, ये सब चलता था। इसके चलते हुए भ्रष्टाचार अथाह फैला हुआ था कंपनी में। कंपनी को घाटा हो रहा था, तो कंपनी को 10 एक मिनट प्लीज अलाउ मी। तो कंपनी को 10 मिलियन पाउंड के कर्जे की जरूरत पड़ी कि भाई हमको 10 मिलियन पाउंड का कर्जा हुआ। कर्जा मांगा उन्होंने ब्रिटिश सरकार से, और ब्रिटिश सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार थी। पैसा जाता, टैक्स पेयर का सब पैसा जाता। शिकायतें यहाँ के भ्रष्टाचार की वहां पे पहुंच ही रही थी। क्यों पहुंच रही थी? क्योंकि इससे पहले एक चीज और बताना जरूरी है, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार दे रखा था, और इंग्लैंड की कोई और कंपनी यहाँ पे कंपटीशन में अपना व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इसके चलते हुए वहां पे सरकार पे भी दबाव आ रहा कि साहब इनके ये काम गलत हैं, और ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, जनता परेशान है, फलाना परेशान है। तो जब 10, लेकिन चूंकि वो प्राइवेट कंपनी थी, बाहर अपना कुछ भी कर रही है, तो ब्रिटेन की सरकार कोई ज्यादा रुचि नहीं लेती थी उसमें। तो जब इन्होंने 10 मिलियन पाउंड वहां से मांगे, कर्जा मांगा, तो उस पर फिर ब्रिटिश सरकार ने संसद से मंजूरी ली, और मंजूरी लेने में इनके ऊपर कंडीशंस लगाई तमाम सारी, कि इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसा होगा, उसमें ब्रिटिश सरकार का प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधि भी होगा, और इस तरीके से उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई, जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप लोगों ने पढ़ा है ना इतिहास में कहीं पे रेगुलेटिंग एक्ट, राइट? तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया होगा, लेकिन पीछे की कहानी आपको नहीं बताई गई होगी, राइट? आप क्लियर हो रही है ना? हाँ, तो वहां से वो रेगुलेटिंग एक्ट आया कि भाई आप कंपनी यहां से चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ये व्यवस्थाएं होंगी। फिर उसके बाद फिर शिकायतें होने लगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि वो केवल इंग्लैंड के नागरिकों पे लागू होता था, भारतीयों पे इसलिए लागू नहीं होता था क्योंकि भारतीय जो थे वो ब्रिटेन की महारानी की प्रजा में नहीं आते थे। अब आप इंडिया में रहते हो तो आप श्रीलंका या भूटान या बांग्लादेश के लिए कानून नहीं बना सकते हो ना। लेकिन सरकार कैसे चल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ कैसे काम करना चाहिए, उसकी शुरुआत वहां से हुई, और यहाँ से हमारे संविधान का विकास का आधार माना जाता है। उसके बाद फिर उसमें कुछ दिक्कतें आई, फिर कुछ उसमें संशोधन हुए। तो उसके बाद अगला जो सुधार आया वो 1784 में आया, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना? पिट का इंडिया एक्ट किसने पढ़ा है? पिट का इंडिया एक्ट किसी ने पढ़ा है? इसमें थोड़े से सुधार के साथ एक पिट का इंडिया एक्ट आया, और जिसमें यह भी कहा गया कि भाई ऐसा है लोग की आपस में बहुत झगड़े झंझट होते हैं, तो इनके मुकदमेबाजी की सुनवाई करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक आप अदालत भी बना दो। बट नतीजा फिर वही ढाके 3 बार कि इंडियंस फिर उसमें कवर नहीं हो रहे हैं।
जो कुछ चीजें हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज पे लागू हो जाती हैं। अभी हम शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, कुछ सुधार तो हो गए लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाए। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा।